चैप्टर नंबर 10 टॉक अबाउट अ स्वेट इक्विटी शेयर। ये दोनों चैप्टर छोटे, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 एंड दोनों इंटर रिलेटेड। इसको फटाफट खत्म करेंगे। इंट्रोडक्शन कि अ फैक्टर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी कंपनी or its ability to attract the talent while retaining those already working with the company. One of the way in which the company attract and retain a key employee by the rewarding them with the equity share. तो ये एक्चुअली स्वेट इक्विटी शेयर हम लोग इशू क्यों करते हैं? तो स्वेट इक्विटी शेयर अपन इशू करते हैं रीजन तो अपन टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाए, दैट इज द ओनली रीजन। नाउ टैलेंट को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इनको लंबे अवधि के लिए अपनी कंपनी में रिटेन कर पाए, दैट्स व्हाई अपन इनको क्या करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर किसको दिए जाते हैं? तो ये कंपनी के एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। और ये स्वेट इक्विटी शेयर यानी कौन से शेयर दिए जाएंगे? इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। स्वेट इक्विटी शेयर आर द इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और द एम्प्लॉय at a discount or for consideration other than cash or providing know-how or making available right in the intellectual property value addition by whatever name they call। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वेट इक्विटी शेयर आर इक्विटी शेयर। दूसरा, ये इशू कौन कर रहा है? कंपनी। किसको कर रहा है? एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर। कैसे कर रहे हैं? फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों? टू मेकिंग देम अवेलेबल राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर नेम दे कॉल। तो एक बार वापस मेरे साथ पढ़िएगा। स्वेट इक्विटी शेयर आर द इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी to its director or the employee at a discount or for consideration other than cash or providing their know-how or making available right in the nature of intellectual property or value addition by whatever name they call। Now sweat equity share हम लोग अब एक प्रोसेस देखने वाले। Now ये डायग्राम आपके इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। कंपनी, कौन कौन कंपनी है जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, ये सारी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। क्या होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए। तो आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। कैसे दोगे? डिस्काउंट पे दोगे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे दोगे? किसको दोगे? एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर। एम्प्लॉय कैसे होना चाहिए? एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे होल्डिंग कंपनी का हो चाहे सब्सिडरी कंपनी का हो, इन इंडिया हो आउटसाइड इंडिया हो, आपको मिलेगी। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेदर होल टाइम डायरेक्टर हो, होल्डिंग का हो या सब्सिडरी हो, पार्ट टाइम हो, सबको आपको स्वेट इक्विटी शेयर क्या करेंगे? अपन अवेलेबल करेंगे। नाउ इसमें अपन ने ये देखा कि किनको स्वेट इक्विटी शेयर नहीं देंगे। तो जो प्रमोटर ऑफ द कंपनी है, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, इनको अपन स्वेट इक्विटी शेयर नहीं देंगे। एज प्रमोटर इज नॉट अ डायरेक्टर, नॉट इवन अ एम्प्लॉय। प्रमोटर कम डायरेक्टर पोजीशन में तो यहाँ पे होंगे, बट ईसॉप उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी? एक बार दोबारा देखते हैं। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। कैसे? डिस्काउंट पे और अदर देन डिस्काउंट। किसको? डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन सा? परमानेंट, यानी टेम्पररी नहीं कवर होगा वहां पे, बराबर। नाउ होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का एम्प्लॉय चलेगा क्या? नहीं चलेगा। होल्डिंग होनी चाहिए या सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। इंडिया के अंदर चलेगा, इंडिया के बाहर नहीं चलेगा। डायरेक्टर, नो डायरेक्टर के लिए भी ध्यान से देखो, डायरेक्टर कैसे होना चाहिए? पार्ट टाइम भी चलेगा, होल टाइम भी चलेगा, इन इंडिया में चलेगा, आउटसाइड इंडिया भी चलेगा, बट वो कैसे होना चाहिए? तो डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। नाउ ये क्या है? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर ये क्या था? डेफिनेशन था, और वो आपका इंट्रोडक्शन था। नाउ अब स्कोप ऑफ रेगुलेशन, ये रेगुलेशन किसको किसको एप्लीकेबल है? एप्लीकेबिलिटी। A listed company which are issuing a sweat equity share are regulated to comply with the SEBI regulation as per the SEBI। Now सिंपल सी बात है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है
बराबर। और अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो तो ही आपको सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। आपकी कंपनी अनलिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो ही नहीं रही है, तो उनको सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं। फिर उनको क्या एप्लीकेबल होगा? उनको कंपनी लॉ एप्लीकेबल होगा। तो लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड है तो कंपनी लॉ। So these regulations are not applicable to the unlisted company. Unlisted company coming out of the initial offer or seeking to the securities pursuant to sweat equity share shall apply to the SEBI regulation. कंपनी आपकी इंटेंशन है, अभी आपका प्रोसेस में सेबी को अप्रूवल दिया है और मीनवाइल आप स्वेट इक्विटी शेयर भी इशू कर रहे हैं और लिस्टेड होने वाली है, तो आपको सेबी रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। बट आपकी कंपनी कंप्लीटली अनलिस्टेड है, कोई इंटेंशन नहीं है कि आपकी कंपनी लिस्ट करवाने का, तो फिर कंपनी एक्ट को फॉलो करेंगे। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या क्या चाहिए? परमिशन फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन नहीं आती, स्वेट इक्विटी शेयर अपन इशू नहीं करेंगे। दूसरा, कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। कहां पे पास करेंगे? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग किसकी होगी? शेयर होल्डर की होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रपोजल माना जाएगा, पास किया जाएगा, फिर जनरल मीटिंग में रखा जाएगा। जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी। नेक्स्ट वन, वो रिजोल्यूशन में क्या बताना जरूरी है? रिजोल्यूशन में ये बताना जरूरी है कौन से नंबर ऑफ शेयर, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, कौन सी प्राइस पे करेंगे, कौन से एम्प्लॉइज को देंगे, कौन से डायरेक्टर को देंगे ऑफ द एम्प्लॉइज। देन लिस्टेड कंपनी, सेबी रेगुलेशन कंप्लाइड विद कंपनी, अनलिस्टेड देन कंपनी एक्ट। लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड है तो कंपनी एक्ट। Now, right limitation are those time being applicable to sweat equity share, applicable to the shareholder and the rank pari passu with the other equity. Pari passu word को पकड़ो। pari passu का मतलब क्या है? Equal. मैं कौन सा बांगड़ा करने गया? Everyone at same level. Yes, पेरी पैसू का मतलब है सब लोग सेम लेवल पे है। सब लोग सेम लेवल पे मतलब जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर थे वो और अभी वाले स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर वो दोनों सेम है। दोनों को वोटिंग राइट रहेंगे, दोनों को बोनस मिलेगा, दोनों रिडम्पशन के टाइम पे लास्ट में पेमेंट करेंगे। तो ऐसे नहीं कि हम पहले थे आप बाद में आए, ऐसा नहीं है। दोनों सबको सेम पे रहेंगे, बिकॉज तुम भी इक्विटी मैं भी इक्विटी, तो सबको सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा। नाउ कंडीशन एक बार जल्दी से देखो, वहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या बताना जरूरी है? नंबर ऑफ शेयर, प्राइस, कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को दिया है वो, डायरेक्टर्स कौन से क्लास के वो। उसके अलावा नेक्स्ट वन, कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड है तो कंपनी लॉ। और उसके बाद लास्ट में नथिंग बट व्हाट कि सब इक्विटी शेयर होल्डर सेम रहेंगे। पेरी पैसो, पेरी पेरी मत बोलना, हाँ तुम्हारा क्या भरोसा नहीं है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन प्रेफरेंशियल बी इशू? स्वेट इक्विटी शेयर जो दे रहे, जास्त काळ नाही मारायच्या, कोण मारतो माहिती आहे? कैन द इशू बी अ प्रेफरेंशियल इशू? क्या ये प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है? नहीं। प्रेफरेंशियल इशू का मतलब पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही शेयर दे रहे, बाकी किसी को नहीं दे रहे। ऐसे करेंगे तो उसको प्रेफरेंशियल। पर यहाँ पे कंपनी में जितने एम्प्लॉइज अपन सबको दे रहे ना, सबको ट्रीटमेंट दे रहे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्रेफरेंशियल इशू। तो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ द गिविंग प्रेफरेंस टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर, तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को दे रहेगा नहीं। स्वेट इक्विटी शेयर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, which means issue of sweat equity share are not a preferential issue as per the definition. Can the issue classified to the promoter? Yes. Can the share issue to the classified to the promoter? Sweat equity share to the promoter shall be approved by simple majority of the shareholder in the general meeting. Promoter who has a sweat equity share proposed to issue shall not participate in the resolution passed. Special resolution passed over the each equity share and resolution should be passed within a 12 months.
तो पहली चीज वैसे प्रमोटर को अपन देते नहीं है, बट मैंने बोला ना आपको कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जो प्रमोटर है, प्रमोटर के साथ साथ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं क्या? यस, तो इसको मिल सकते हैं क्या? यस मिल सकते हैं, बट प्रमोटर के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मेंबर्स मिलेंगे, सारे शेयर होल्डर मिलेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि बाबा प्रमोटर को स्वेट इक्विटी शेयर देना है कि नहीं देना है। तो रिजोल्यूशन पास हुआ तो देंगे। दूसरी चीज, जब ये रिजोल्यूशन पास होगा उसमें प्रमोटर खुद वोटिंग करेगा क्या? नहीं करेगा, उसको आउट किया जाएगा। देन सेपरेट रिजोल्यूशन पास करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर का रिजोल्यूशन एम्प्लॉय के लिए अलग करेंगे और प्रमोटर के लिए रिजोल्यूशन अलग पास करेंगे, साथ साथ नहीं करेंगे। लास्ट वन, रिजोल्यूशन 12 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। नाउ लॉक इन पीरियड, आपका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स तक स्वेट इक्विटी शेयर क्या करेंगे? लॉक इन रहेंगे। क्या ये लिस्टेड होंगे? यस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका है विच इज नथिंग बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन पढ़ चुके, कहाँ पढ़ चुके हैं? तो स्वेट इक्विटी शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 में भी पढ़ चुके और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में भी पढ़ चुके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इफ शेयर इशू फॉर नॉन कंसिडरेशन, हाल ही में अपन ने शेयर कैपिटल का चैप्टर खत्म किया। शेयर अपन इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसी को नॉन कंसिडरेशन बोला जाता है। अब इस पे अपन depreciable or amortization of asset carried to the balance sheet of the company accordance with the relevant accounting standard। इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए, यानी मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज हो, अगले 3 साल तक मेरे यहाँ पे टिके रहो, काम करो, मैं तुमको तीसरे साल पे स्वेट इक्विटी शेयर दूंगा। तो तुमने मेरे को पैसा दिया क्या? नहीं, तुमने मेरे को सर्विस दी। अब वो जो सर्विस है वो 3 साल की सर्विस दी, उसके बदले में मैंने तुमको इक्विटी शेयर दिए। अब इक्विटी शेयर देने के लिए मेरे को खर्चा आया कि नहीं आया? आया। वो खर्चा 1 साल का है क्या? 2 साल का है क्या? 3 साल का है? 3 साल का है। तो 1/3 करके अपन उसको क्या करेंगे? खर्चा करके एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे और लास्ट में ये चार्ज किया हुआ पैसा अपन स्वेट इक्विटी शेयर करके देंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102, हाल ही में ये चैप्टर भी फिनिश किया। आपको अकाउंटिंग एंट्री याद है क्या? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप अकाउंट करेंगे, वैसे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू स्वेट इक्विटी 3 साल तक करेंगे और लास्ट साल में अपन उसको लायबिलिटी को क्या करेंगे? रीपे करेंगे बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब वहां पे लायबिलिटी कैसे सेटल कर रहे थे अपन? लायबिलिटी टू कैश और बैंक, या कैश और बैंक नहीं देंगे अपन, लायबिलिटी टू इक्विटी शेयर देंगे। तो लायबिलिटी टू इक्विटी, क्लियर हो गया? अब ये जो लॉस है इसको क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। कैसे? बैलेंस शीट में एज पर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 हो सकता है या 102 हो सकता है इंडियन एएस के हिसाब से। दूसरा, कंसिडरेशन में दिया आपने कंसिडरेशन, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो वो तो अपन ने करे एक्सपेंस टू लायबिलिटी, एक्सपेंस टू लायबिलिटी, एक्सपेंस टू लायबिलिटी, लास्ट में अपन ने पे किया था लायबिलिटी टू बैंक। अब अकाउंटिंग एंट्री, देखो अकाउंट्स का नॉलेज और सिक्योरिटीज का नॉलेज बना लिया तो थ्योरी भी याद हो गया। अकाउंट्स का चैप्टर भी रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलो नेक्स्ट वन, वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखो अपन ने ये इनका वैल्यू एडिशन किया, एम्प्लॉइज के वैल्यू बढ़ाए, तो एम्प्लॉइज के वैल्यू बढ़ाए तो वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय मर्चेंट बैंक। तुमने जितने स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉइज को दिए हैं उसकी वैल्यू कौन निकालेगा? मर्चेंट बैंकर वैल्यू निकालेगा। कैसे? आफ्टर कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट वैल्यूअर। कोई ना कोई तो मार्केट में रहेगा जिसका काम है ऐसे एक्सपर्ट वैल्यू निकालना, तो वो एक्सपर्ट वैल्यू से डिस्कशन करेंगे ना। एक्सपर्ट कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा? बाबा तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है ना। मर्चेंट बैंकर एक्सपर्ट से क्या करके आएगा? सर्टिफिकेट लेगा ना। वो जो सर्टिफिकेट लाया है उसके साथ साथ वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेके आएगा कि बाबा एक्सपर्ट ने ये वैल्यू निकाला है, क्या ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा है, बराबर है कि नहीं है, ताकि उसकी ट्रू एंड फेयर जांचा जाए। नाउ मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, तो अपन मैनेजर रेम्यूनरेशन का चैप्टर भी खत्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6। वहां पे सेक्शन अंडर 197 मैनेजर को रेम्यूनरेशन दिया था 5%, 10%, 11%, 3%। नाउ जो स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं ये आपकी मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट है कि नहीं है? है। तो यानी ये शेयर पकड़ के तुम्हारी सैलरी पकड़ के मैनेजर रेम्यूनरेशन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो पेनल्टी लगेगी, कितने की? 1 लाख टू द पर्सन, 5 लाख टू द कंपनी।
Now, amount of sweat equity share treated as a manager remuneration. Sweat equity share issued to the manager. They are issued for consideration other than cash. Module पे आओ. Price of sweat equity share is not less than higher of. हाँ ठीक है ना, मॉड्यूल पे कवर. मॉड्यूल 290. आगे क्या मॉड्यूल पे सब लोग. ओके, अब ये दूसरी बार आपका रिवाइज होगा, बट ये करना भी जरूरी है. मेक श्योर दैट यहाँ पे कोई पॉइंट मिस आउट नहीं हो. रेडी? बोलो आगे क्या. ओके, तो अपन स्वेट इक्विटी शेयर किसके लिए इशू करें, तो स्वेट इक्विटी का डेफिनेशन देखो यहाँ. स्वेट इक्विटी शेयर आर द शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और द एम्प्लॉय at a discount for consideration other than cash, known how making available rent intellectual by whatever name called. now ये किसके लिए, कंपनी में टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपन एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे. नाउ इन्होंने वही बोला, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल, अनलिस्टेड है तो कंपनी लॉ एप्लीकेबल. कौन कौन इशू कर सकता है, कवर किया क्या अपन ने. हाँ, 1 पर्सन प्राइवेट पब्लिक सेक्शन 8 लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी. देन उसके अलावा किसको किसको अपन शेयर देंगे, इसको लिखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए. कैसे, वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फुल टाइम पार्ट टाइम कुछ भी चलेगा. एम्प्लॉय और द डायरेक्टर किसके, सब्सिडरी कंपनी के एंड होल्डिंग कंपनी. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. रूल याद रखो, रूल 8. तुम लोग बोलते ना कि सर व्हाट टू इंप्रूव, व्हाट इज द स्कोप. अगर ये तीन चीजें याद रहेगी तो सेक्शन याद करना चाहिए. ओके, सेक्शन 288 तो और इंप्रेशन अच्छा गिरेगा सामने वाले एग्जाम पे. एज पर द सेक्शन 288 द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रूल नंबर 8. भारी लगता कि नहीं लगता, ऐसे घर पे बैठो और फिर एकदम से चिल्लाओ. सेक्शन गलत गया तो, बट इफ यू आर 100% श्योर, नहीं लिखा तो मार्क कट नहीं होंगे, बट अगर लिखोगे तो एक अलग इंप्रेशन जाएगा ना. ऐसे चिल्ला के लिखो, एज पर द सेक्शन 288 रूल नंबर 8. कितना भारी. चलो सेक्शन 54. नाउ यहाँ देखो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है. उससे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन जरूरी है. रिजोल्यूशन में क्या बताएंगे, कितने शेयर दिए, क्या प्राइस था, कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर को दिया. स्वेट इक्विटी शेयर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो फिर सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड है तो कंपनी आए. नाउ वेट, नाउ राइट, लिमिटेशन एंड आपके रिस्ट्रिक्शन ये कैसे रहेंगे, पेरी पैसों, यानी सबके राइट सेम रहेंगे. Okay, then whether the share issue can be treated as a preferential issue, no, it is not treated as a preferential issue. Preferential issue का मतलब होता है giving a share to the particular class or particular person. ये preferential issue का वेटेज नहीं है. ये क्या है, excluded. लिख के रखो, excluded. Preferential issue नहीं है, इससे excluded है, इसको दायरे के बाहर रखा गया. होई इतका ओरडला 10 केजी बहीण मी पाळली आता ओरडला.
अजून एरियातले पण पोरी सोडत नाही, मामाच्या पण पोरी सोडत नाही, क्लास मधल्या पण सोडत नाही, सीएच्या क्लास मधल्या पण सोडत नाही. प्रॉब्लेम काय माहिती का पण ते लग्न किती करणार आहे तुम्ही? एकच करणार का? सर पण तुम्हाला प्रॉब्लेम कशा माहिती का साहिल या नावातच प्रॉब्लेम सर बॅटिंग प्रत्येक पिचवर केली पाहिजे. साहिल या नावातच प्रॉब्लेम माझं नरेंद्र मोदींना सांगणे असं जेन्युनली सांगणे 2 लॉ घेऊन या तिकडनं असं. पहिलं पॉप्युलेशन कंट्रोल, हे जर असे प्रत्येक बॅटिंग किच केले ना आपलं चायना बनायला वेळ नाही लागत. जाते बॅटिंग करून येते, जाते बॅटिंग. अरे काय ऑलरेडी आपलं पॉप्युलेशन वाढत चाललंय, अजून तुम्ही त्यात वाढवा. क्रिकेट खेळत नाही यार. चलो, स्वेट इक्विटी शेयर आर इशू टू द एम्प्लॉई एंड डायरेक्टर. ये डायग्राम आपके पास ऑलरेडी है, नोटबुक में लिखा हुआ है. कैसा होना चाहिए तुम्हारा एम्प्लॉई? परमानेंट. और कौन सा? इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया. होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी. डायरेक्टर फुल टाइम चाहिए और नॉट, ये भी होल्डिंग चाहिए या सब्सिडरी. स्पेशल रिजोल्यूशन, यहाँ पे शॉर्ट नोट आ सकता है. शॉर्ट नोट, राइट अ नोट ऑन अ स्पेशल रिजोल्यूशन. तो ध्यान से देखो, स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबा? टोटल नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर तुम कितना देंगे, उसका मार्केट प्राइस कितना होगा. तो लिखो वहां पे शॉर्ट में टोटल शेयर, लगे हाथ रिवीजन हो जाएगा. करंट मार्केट प्राइस, देन वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी. वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितने का वैल्यू एडिशन किया. नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड प्रमोटर. नेम ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्टर और प्रमोटर. ओके, नाउ कंसिडरेशन पेड. देन मैनेजर रेम्यूनरेशन सेक्शन 197. इतने भी लिखोगे तो भी चलेगा. एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. ईपीएस कम होगा ना, ये सब कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन में मेंशन होना चाहिए. डन. चलो एक बार दोबारा. टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, करंट मार्केट प्राइस के लिए, कौन से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उनके नाम. ओके, देन डायरेक्टर का नाम, कितने की वैल्यू एडिशन करवाई, कंसिडरेशन कितना मिला, कंसिडरेशन कितना नहीं मिला. देन उसके अलावा नेक्स्ट वन मैनेजर रेम्यूनरेशन एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर को दे सकते हैं क्या? यस. क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. किया ना अपन ने, क्या कर रहे हैं, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं. रिजोल्यूशन पास करने के बाद वाइल रिजोल्यूशन पास करते वक्त ये क्या करेंगे? प्रमोटर वोट नहीं करेगा. प्रमोटर नॉट पार्टिसिपेट इन पासिंग द रिजोल्यूशन. सेपरेट रिजोल्यूशन पास करेंगे. और एक बार रिजोल्यूशन पास किया तो वैलिड रहेगा 12 मंथ्स. ये 4 पॉइंट प्रमोटर की जिंदगी बना देगा. ये पॉइंट आपका रह गया था प्राइसिंग रिवीजन में, नोट्स में लिखा हुआ है अपन ने घर पे. रेडी? Price of sweat equity share 1, 2, 3, 4 and 5. ध्यान से up, high, low, closing a price during the last 6 months.
बट कैसे, एवरेज प्राइस, हाई प्लस लो दोनों के टोटल लेंगे बराबर डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मिलेगा, एवरेज ऑफ हाई एंड लो। अब प्राइस होती है ओपनिंग, होती है क्लोजिंग, होती है अपन को कौन सी देखनी है, क्लोजिंग, और क्लोजिंग कितने दिन तक देखनी है, 6 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ओके, वापस एवरेज हाई लो, हाई लो कौन सा, वीकली प्राइस, ये भी वीकली है, क्लोजिंग प्राइस ये कितने वीक्स की देखनी है, 2 वीक्स। उसके अलावा शेयर लिस्टेड ऑन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, if the share are more than one stock exchange but quoted only on one stock exchange, the price of stock exchange considered. Then if the price quoted more than one stock exchange and the stock exchange highest price with the trading, and the last one if the share not quoted the share price on a next trading day considered. अब इसको याद कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। पहले एवरेज प्राइस मंथली, 6 मंथली की वीकली, तो एवरेज वीकली प्राइस हाई की लो, दोनों हाई एंड लो ऑफ लास्ट 6 मंथ। दूसरा 2 वीक्स, ओके, ये दो याद हो गए आपको अच्छे से। फिर उसके बाद ये जो तीसरा चौथा है इसको साइड में रखो, याद करो अच्छे से कैसे, शेयर आपके मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज में, बट कोट का मतलब ट्रेड एक ही जगह हो रहा है, तो जहां पे ट्रेड हो रहा है ना उस स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस, ओके, और एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं तो सारे स्टॉक एक्सचेंज में से हाईएस्ट वाला प्राइस, ये आपका चौथा हो गया। एंड पांचवा, अगर शेयर आपके ट्रेड ही नहीं हो रहे, नॉट अकोटेड, तो शेयर प्राइस नेक्स्ट डे शैल बी कंसिडर्ड। 5, तो ये एक बार साइड में करो और ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ध्यान से देखो, एवरेज वीकली हाई लो ऑफ लास्ट 6 सेम फॉर द लास्ट 2 वीक, यहाँ पे आ गया, होता है ना जमीन आसमान का फर्क होता है, 6 महीने का एवरेज और 2 वीक का एवरेज सेम आएगा नहीं ना। देन उसके अलावा कोटेड वन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका ट्रेडिंग प्राइस, ओके, कोटेड मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज, तो हाईएस्ट इन ऑल स्टॉक एक्सचेंज, ओके, और अनकोटेड नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। हो गया याद? नहीं ना, पार्टी चेंज लोगी ने छोड़ दिया, तू उड़ा ली इधर से। चलो डन, कान चला, अजून क्वेश्चन आन्सर बघायचे, अजून एक चॅप्टर करायचा आहे, वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते क्या, यस, कौन करता, मर्चेंट बैंकर इसका वैल्यूएशन करता है। मर्चेंट बैंकर किसके साथ, एक्सपर्ट के साथ क्या करेगा, इसकी वैल्यू निकालेगा। एक्सपर्ट कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नाउ एक्सपर्ट ने सर्टिफिकेट देने के बाद वो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेके आएगा कि बाबा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई है कि नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 2, फॉर नॉन कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, अगर नॉन कंसिडरेशन है तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइज करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ इनटू द बैलेंस शीट विद द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अदरवाइज इसको एक्सपेंस करके रिकॉर्ड करेंगे। ओके,
Okay. Now, selling limit of equity share. The amount of equity share shall be treated as a part of manager remuneration. देखा है अपन ने, उससे ज्यादा नहीं. लॉक इन पीरियड कितने का? 3 साल का. लिस्टेड होंगे का? हाँ जी. टेक ओवर कोड एप्लीकेबल में करेंगे कंसिडर? यस. आपके कंपनी के एम्प्लॉइज भी हमारे, एसेट भी हमारे, शेयर भी हमारे, लायबिलिटीज भी हमारे, और आप भी हमारे. ऐका ना सर, बोला ना. सीलिंग और मॅनेजरल रेम्युनरेशनच्या वरचा पॉईंट लैगिंग ऑफ ऑडिटर बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब है कि एनुअल जनरल मीटिंग में ये सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है ना स्वेट इक्विटी शेयर्स की वैल्यू एडिशन का, वो पुट ऑन करना है. कितने की वैल्यू एडिशन की, वो एनुअल जनरल मीटिंग में आपको बताना है. चलो, लेसन राउंड ऑफ का जरूरत नहीं है. क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ सीधा. हाँ जी. तुम्ही हा स्वेट इक्विटी घेऊन थांबता का? नहीं, मैं रुकने वाले में से नहीं. तुम्ही लगेच इगोवर घेऊन नका. मार्जिनल कॉस्टिंग घेणार. हां. त्याला जास्ती टाइम देणार. मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं जाना, टेंशन घेऊ नको. ओशीवाले नाही जाणार, मी सांगतो तर होईल तुमचं काम. टेंशन घेऊ नका. राइटली भरोसा कर माझा, टेंशन घेऊ नको. चल, चैप्टर नंबर 10 स्वेट इक्विटी शेयर. ओके. टू हुम द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड. तो इक्विटी शेयर्स किसको देते हैं? एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर. इतना बोल के रुकने का नहीं. एम्प्लॉय बोले तो डिटेल में दो वहां पे, परमानेंट एम्प्लॉय, उसके बाद बोलो वहां पे होल्डिंग सब्सिडरी का एम्प्लॉय इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया. डायरेक्टर भी फुल टाइम और नॉट होल्डिंग सब्सिडरी. ये पूरा लिखो, इतना सा मत लिखो. देन नेक्स्ट वन क्या बोला है? स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू द स्वेट इक्विटी शेयर अंडर द सेबी रेगुलेशन. प्रोविजन पूछा है उन्होंने स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड. तो प्रोविजन कौन से हैं? तो प्रोविजन स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशू टू द डायरेक्टर, एम्प्लॉय, इनको इशू कर सकते हैं. फुल टाइम, पार्ट टाइम, यस, इनको भी कर सकते हैं वहां पे. नाउ प्रमोटर को कर सकते हैं क्या? यस. प्रमोटर के रिलेटेड प्रोविजन लिखे ना अपन ने. प्रमोटर के रिलेटेड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है. सेपरेट रिजोल्यूशन पास करेंगे. रिजोल्यूशन पास करते वक्त इसको बाहर अकेले देंगे. और चौथा 12 मंथ्स के लिए वाइड रहेगा. देखो पॉइंट नंबर 1 क्या? सिंपल मेजॉरिटी. पॉइंट नंबर 2 वोटेड सेपरेट रिजोल्यूशन. 3 वैलिड फॉर 12 मंथ्स और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंटेनिंग द disclosure. चल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी. लिखो 5 1 2 3 4 5. क्या? एवरेज वीकली प्राइस हाई लो ऑफ 6 मंथ, हाई 6 लो month. 2 वीक, 2 weeks. on 1. तो ट्रेडिंग प्राइस कोटेड Trading more price. than 1 तो हाईएस्ट, और Highest. अनकोटेड नेक्स्ट ट्रेडिंग डे. इंस्टीट्यूट की हिम्मत नहीं होनी चाहिए. कहां से पढ़ के आए पूछना चाहिए. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा आपका? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तोड़ के बोलो. आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा फॉर नॉन कंसीडरेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, वैल्यू टू द बैलेंस शीट. नाउ सेकंड वन फॉर कंसीडरेशन ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस. दोनों एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि नहीं है, कंप्लाई, वो चेक करेंगे. डन. देन उसके अलावा देखो इन्होंने भी वही लिखा है ना, अमोर्टाइज डेप्रिसिएबल, नॉट एप्लीकेबल एक्सपेंस. Circumstances. Sweat equity share as per treated managerial remuneration. तो मैनेजर रेम्युनरेशन का सेलिंग लिमिट चेक करना पड़ेगा. The amount of sweat equity share shall be treated as a manager remuneration as per the Company Act following condition fulfilled. Sweat equity share are issued to the director and manager. Sweat equity share issue for consideration other than cash and does not take any form of asset carried to the balance sheet accordance with the accounting standard. चल नेक्स्ट पॉइंट लॉक इन पीरियड 3 years. देन ऑब्लिगेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपनी के ऑब्लिगेशन क्या? अब ना बच्चा यहाँ पे गुम जाता है, उनको लगता है कि कंपनी का ऑब्लिगेशन है, ऐसा तो सर ने पढ़ा ही नहीं.
अरे कंपनी का ऑब्लिगेशन का मतलब स्वेट इक्विटी इशू करने के लिए जो जो कायदे कानून आपको फॉलो करने, वही तुम्हारा ऑब्लिगेशन है ना। बिना कायदे कानून फॉलो करते आप स्वेट इक्विटी इशू करेंगे क्या? नहीं। तो क्या आर्टिकल का परमिशन लो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, लिस्टेड है तो सेबी, अनलिस्टेड है तो कंपनी, रिजोल्यूशन में पूरा डिटेल हिस्ट्री दो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शाल कंटेन रेगुलेशन, ऑडिटर सर्टिफिकेट लेके आना, देन ऑडिटर के अलावा कंपनी विद इन द 7 डेज इशू स्वेट इक्विटी शेयर। कितने नंबर के शेयर है, प्राइस क्या है, टोटल कितने हैं, किसको किसको दिए हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज हुआ है। तो वर्ड के साथ उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया है। सो बी केयरफुल, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन के बाद आंसर आपको समझ में करना है। स्वेट इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल इशू, इसका डिफरेंस वो आप करते बैठो बाद में आराम से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इक्विटी शेयर लॉक इन में है, मैनेजर रेम्यूनरेशन है, एम्प्लॉइज को देते। सबसे पहले मेन चीज इसमें आनी चाहिए डेफिनेशन एज इट इज। डन हो गया। कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन तो रिपीट है, यानी 10 क्वेश्चन करने, कर लोगे। आई नो दैट मार्जिनल के लिए टाइम लगेगा, बट मैंने सोच समझ के किया हुआ, मैं कोई चीज बिना सोचे करता ही नहीं। मार्जिनल मैंने आज इसीलिए लिया है क्योंकि 2 चैप्टर आपके छोटे छोटे होने वाले हैं आपके, या आप रीड करोगे तो आपका फटाफट हो जाएगा। असाइनमेंट शीट ऑलरेडी रेडी है, असाइनमेंट शीट पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करो, वापस असाइनमेंट शीट करो, क्वेश्चन आंसर करो, मस्त आराम से मैच देखते देखते फिर एमसीक्यू करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, गाने सुनते आराम से करते हैं, क्यों नहीं होता। पूरा आईपीएल ही पंचायत तुम लोगों को पता है जेन्युइनली। अब मैं बोलूंगा तो तुमको ऐसे फील होगा, सारे आईपीएल के मैचेस फिक्स है, सारे आईपीएल ये सारे मैचेस फिक्स है, सारे मैचेस। और आईपीएल जिस दिन बंद होगा ना, उस दिन इंडिया का इकोनॉमी का बहुत सारा पैसा विड्रॉ किया जाएगा। एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पे आ रही है, तुमको लगता क्या कि इसमें बिडिंग नहीं होता, स्पॉट फिक्सिंग नहीं होता? ये ऑफिशियल सट्टेबाजी चल रही है। पहले ड्रीम 11 था क्या? नहीं, अब ड्रीम 11 को ऑफिशियल करवा लिया तुमने। पता नहीं कौन से चीजें लगा के रखी है वहां पे, तुम लीगलाइज कर रहे हो। सरकार का उसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि सरकार को इससे पैसे मिल रहे हैं, 30% टैक्स मिल रहा है। तो 100 रुपए जीता सरकार को, बैठे बैठे 30 रुपए मिले, वो क्या बंद करने वाले? फंस रहे तुम लोग। बहुत सारे बच्चे, मैं 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चे देखता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ, ट्रेडिंग में पैसा लगाओ, ड्रीम 11 में पैसा। उनको लगता है पैसा कमाना आसान हो गया, अभी के लिए मजा आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए जब इरोड हो जाता ना तुम्हारा पैसा, फिर लाइक ही करता। चल नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 9 पे आ जाओ। आगे गया चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर क्लास में खत्म करो। चैप्टर 1 कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन छोड़ा तो डेफिनेशन पूछे, पावर पूछे, पेनल्टी पूछे, खत्म है। चैप्टर नंबर 2 कॉम्पोजिशन देखो, ऑब्जेक्टिव देखो, पावर देखो, पेनल्टी देखो, खत्म। डिपॉजिटरी में डीमटेरियलाइज देखो, रीमटेरियलाइज देखो। प्रोसेस देखने के बाद बेनिफिशियल कौन है, रजिस्टर कौन है देखो, उसके बाद पेनल्टी देखो, चैप्टर खत्म। Company want to retain a top talent into the company with a working future success of the organization is one, which is a retain employee. Employee को retain करने के लिए अपन निकालते हैं employee stock option plan. Now इसकी definition आपकी यहाँ पे है, क्या है? That option, क्या शेयर नहीं दिया अपन ने, ऑप्शन गिवन किसको? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, holding company, subsidiary company gives a director, officer, employee right to purchase, subscribe or share of a company in a future at a predetermined price. चलो एक बार देखो ध्यान से डेफिनेशन।
इट इज अ ऑप्शन गिवन किसको, डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को ऑफ द कंपनी, कौन सी, होल्डिंग भी और सब्सिडरी कंपनी भी, उनको अपन दे रहे राइट टू परचेज या सब्सक्राइब, कैसे, इन अ फ्यूचर एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। डन, सिद्धि किधर है? नाउ यहाँ पे वापस आएगा, नाउ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वाली भी डेफिनेशन अलग है, वो वाली डेफिनेशन अलग है। कौन से एम्प्लॉइज को देंगे, एम्प्लॉइज विच इज अ परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्टर होल टाइम और नॉट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सेम है, बट एक्सक्लूडेड जो कंपनी का प्रमोटर कम एम्प्लॉय है उसको ईसॉप नहीं देंगे। क्या स्वेट इक्विटी शेयर देंगे? हाँ, ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ 4 कंडीशन, रिजोल्यूशन पास कर, सेपरेट कर, देन उसके अलावा वो वोट नहीं करेगा और 12 मंथ्स के लिए मैंडेटरी। फर्क समझ में आया? डायरेक्टर कम एम्प्लॉय, जो डायरेक्टर 10% या 10% के ज्यादा के शेयर होल्ड कर चुका है उस नालायक इंसान को अपन स्वेट इक्विटी शेयर और स्वेट इक्विटी के साथ साथ ईसॉप नहीं देंगे। 10% ऑलरेडी लेके बैठा है और कितना लेगा, कितना लालच करेगा, छोड़। एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेबी रेगुलेशन। प्राइसिंग, कंपनी फ्री है डिसाइड करने के लिए, वो अपने प्राइस डिसाइड कर सकती है। वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर, लॉक इन पीरियड कंपनी डिसाइड करेगी। नाउ राइट ऑफ ऑप्शन होल्डर, आपको हम लोगों ने ऑप्शन दिया है, इक्विटी शेयर नहीं, तो इस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं होगा। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, क्या करेंगे, ऑप्शन को फॉरफिट करेंगे और पैसा रिफंड करेंगे। अब ना ईसॉप की तरह ना आपको आगे कौन है, SAR शेयर एप्रिसिएशन राइट, एम्प्लॉय परचेज ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट, जनरल हेल्थ, ऐसे 5-6 टाइप के स्कीम है और हर स्कीम के अपने अपने क्या है, फीचर्स है। ये फीचर्स मेरे नोटबुक में नोट डाउन करवाए, ये फीचर्स इंडिविजुअली याद रखो। पहले 3 स्कीम में कॉमन पॉइंट निकालो, फिर सेपरेट पॉइंट निकालो, तो याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देन कौन से है वहां पे देखो, अपने को पढ़ना क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय परचेज प्लान, एप्रिसिएशन, जनरल और रिटायरमेंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में हम लोग ऑप्शन देते, अगले 3 साल तक मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको हमारी कंपनी के शेयर दूंगा, दैट इज अ ऑप्शन इज अ गिवन। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम का मतलब शेयर परचेज करने का अपॉर्चुनिटी दूंगा। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, जहां पे मैं आपको जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना कैश में आपको दूंगा, दैट इज अ स्टॉक एप्रिसिएशन। जनरल हेल्थ एंड एम्प्लॉय, जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो शेयर से ट्रेडिंग करके जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में से मैं आपको बीमार गिरने पे, डेथ होने पे, एक्सीडेंट होने पे कॉम्पेंसेशन दूंगा और बाकी लोगों को रिटायरमेंट पे बेनिफिट दूंगा। नाउ ये एप्लीकेबल किसको नहीं है, तो अनलिस्टेड कंपनीज को ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको पास ऑन करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अब इसमें एक आता डायरेक्ट रूट और एक आता इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट बोले तो कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को बोलेगी ये रहा तेरे को ऑप्शन, तेरे को लेना है तो ले, वरना नहीं लेना है तो छोड़ दे। डायरेक्टली एम्प्लॉय को बोलेंगे, एम्प्लॉय ऑप्शन लेगा, ये तेरे शेयर, तू मेरे पैसे दे। सो ऑप्शन दिया जाएगा एम्प्लॉइज को, फिर एम्प्लॉय जिनको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और उसके बदले में कंपनी इनको शेयर देगा और उसके बदले में उनसे पैसे लेंगे, बराबर। दिस इज अ डायरेक्ट रूट। तो अपन एक प्रॉब्लम किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102, 500 एम्प्लॉय थे, फिर 35 छोड़ के चले गए, फिर 40 छोड़ के गए। यस, तो ये ऑप्शन जैसे जैसे एक्सरसाइज हुआ, फाइनल लास्ट में अपन ने उनको शेयर देके लायबिलिटी सेटल किया क्या, यही है। चल इनडायरेक्ट रूट, नाउ इनडायरेक्ट रूट में कौन है, ट्रस्ट आता है। नाउ जरा ध्यान से देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट रूट में, ट्रस्ट रूट में भी 2 है, कौन सा, एक ओपन मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से जाते हो तो आपको मैंडेटरीली इनडायरेक्ट रूट से जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट रूट से नहीं जा सकते। नाउ जैसे कल डीमटेराइज रीमटेराइज का प्रोसेस था वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे है, जरा आराम से देखो। कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक ट्रस्ट
ट्रस्ट बनाएगी, कंपनी क्या करेगी, एक ट्रस्ट बनाएगी, उस ट्रस्ट को बोला जाएगा एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। ओके, एक ट्रस्ट बना दी अपन ने। ओके, नाउ ट्रस्ट बनाने के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी लोन देगी, किसको देगी, ट्रस्ट को लोन देगी। समझो ध्यान से, कुछ भी बात मत करो। एम्प्लॉय को डायरेक्ट शेयर देने के बदले में ये बीच में ला रहे ट्रस्ट। कंपनी ने कर्जा करके पैसे किसको दिए, ट्रस्ट को पैसा दिया। ओके, नाउ ट्रस्ट ने क्या किया, ट्रस्ट ने यही पैसा कंपनी को दिया, बराबर, उन्हीं का पैसा लोन लेके इन्हीं को पैसा दिया और उसके बदले में क्या किए, शेयर लिए। तो अभी शेयर किसके पास है, ट्रस्ट के पास। ओके, अब कंपनी ने बोला जाओ ट्रस्ट के पास और तुमको जितना शेयर लेना है, जिनको जिनको शेयर लेना है, वो ट्रस्ट को क्या करो, कांटेक्ट करो, बराबर। अब ट्रस्ट के पास देखो क्या है, ट्रस्ट के पास शेयर है क्या, हाँ है। नाउ एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास जाएगा, बोला मेरे को ऑप्शन एक्सरसाइज करने का है, मेरे को शेयर लेने का है, तो फिर क्या करेंगे, आपका जो ट्रस्ट है वो बोलेगा पैसा ला। तो ट्रस्ट क्या करेगी, एम्प्लॉय से पैसा लेगी और उसके बदले में उसको शेयर का पैसा, शेयर देगी, पैसा लेंगे और शेयर देंगे। ऐसे करके करके ट्रस्ट के पास पैसा आया क्या, यस। अब वो ट्रस्ट का पास पैसा आने के बाद वो लोन को क्या करेंगे, रीपे करेंगे। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के लिए कंपनी ने ट्रस्ट को क्या किया, लोन दिया। वो लोन से ट्रस्ट ने शेयर खरीदे कंपनी को देके। नाउ कंपनी के पास, ट्रस्ट के पास अभी सिर्फ शेयर। नाउ ऑप्शन डायरेक्टली किसको दिया अपन ने, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, पैसे दिए, ट्रस्ट के पास पैसा है, उससे उन्होंने लोन रिपे किया। दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट रूट। बट ये इनडायरेक्ट रूट कहाँ से है, तो ये इनडायरेक्ट रूट आपका ओरिजिनल आपकी कंपनी के शेयर से। अब यहाँ पे भी दूसरा इनडायरेक्ट रूट है। ओके, यहाँ पे अपन शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से शेयर क्या करें, परचेज करें। अब जरा ध्यान से देखो, वापस कंपनी ने ट्रस्ट को क्या किया, लोन दिया। ओके, नाउ लोन का पैसा ये कंपनी को नहीं दे रहे शेयर लेने के लिए, वो हो रहा था ऑप्शन रूट 1 में। इन्होंने उस शेयर से मार्केट से क्या किए, शेयर परचेज किए। तो लोन लिया और लोन से मार्केट से शेयर परचेज किए, तो इनके पास शेयर है। फिर कंपनी ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया, फिर एम्प्लॉय गया ट्रस्ट के पास, बोला शेयर दो। फिर शेयर देने के बाद इन्होंने इनको शेयर दिए और इनसे पैसा लिया, पैसा लेने के बाद लोन रिपे कर दिया। दिस इज व्हाट सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ये मैंडेटरी है कि इनडायरेक्ट रूट ही होना चाहिए। अब ये उसके प्रोसेस खत्म हुए ना। प्रोसेस खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कौन व्यक्ति ट्रस्टी हो सकता है और कौन व्यक्ति ट्रस्टी नहीं हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सन नॉट अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, क्या, इफ ही इज अ डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, प्रोमोटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, रिलेटिव डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन और द प्रमोटर। तुम्हारा ट्रस्टी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तुम्हारा की मैनेजर पर्सन कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी का प्रमोटर ही ट्रस्टी है, तो ट्रस्ट आएगा क्या। मैंने ट्रस्ट बनाया, श्री ट्रस्ट, और मैंने बोला डोनेशन दो, मैं इससे ना गरीब बच्चों में पैसा बांटूंगा, ठीक है, मेरे पे ट्रस्ट है। मैं इमीडिएटली नंबर देता 9420401762, गूगल पे नंबर है, मैं ट्रस्ट बनाया, बट नंबर किसका दिया है, मेरा दिया। क्या पता ट्रस्ट का पैसा सच्ची में गरीबों में बांटा जाएगा कि नहीं बांटा जाएगा, ट्रस्ट आएगा क्या, नहीं। सो ट्रस्ट कैसे होना चाहिए, ट्रस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर ही ट्रस्टी है, तुम्हारी कंपनी का प्रमोटर ही ट्रस्टी है, तुम्हारा की मैनेजर पर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही ट्रस्टी है, तो फिर ट्रस्ट पे ट्रस्ट कैसे बैठेगा, बैठेगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। यानी मैं घर पे लिखने के लिए बोला था, लिखा है तो बढ़े, वरना नहीं। तो डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, प्रमोटर, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का या उनके रिलेटिव, इनको अपन ट्रस्टी बनना नहीं देंगे। देन अ पर्सन हु होल्ड 10% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये भी ट्रस्टी नहीं बनेगा, तुम ट्रस्टी बनने के लायक नहीं हो। डन हो गया, पॉइंट क्लियर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे कंपनी के एम्प्लॉयज को देंगे ना अपन,
कॉम्पेंसेशन कमेटी, इसको एक दूसरा इंपॉर्टेंट करके मार्क करो, कॉम्पेंसेशन कमेटी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेंसेशन कमेटी। डन। A company constitute a compensation committee for administration and superintendent of the scheme. डायरेक्ट रूट में नहीं बट इनडायरेक्ट रूट में जब ट्रस्टी आता है ना, ट्रस्ट अपॉइंट किए ना, तो कॉम्पेंसेशन कमेटी अपॉइंट की जाती है टू कंट्रोल द ट्रस्टी, टू कंट्रोल द इनडायरेक्ट रूट, दैट इज अ कॉम्पेंसेशन कमेटी। Compensation committee shall a member of board of directors of the company as per section 148 of the Companies Act can amend and modify from the time to time. Compensation committee जो डीड बना है ट्रस्ट और कंपनी के बीच में, वो डीड के टर्म्स एंड कंडीशन चेक करेंगे कि बराबर है ना, जेन्युइन है ना, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रू एंड फेयर है ना, अनडिजायरेबल तो नहीं है ना, फ्रॉडलेंट नहीं है ना, और अगर ट्रस्ट के अगर मॉडिफिकेशन हो गया, ट्रस्ट चेंज हुआ, तो वो इन्फॉर्म करना जरूरी है एम्प्लॉइज को भी और शेयर होल्डर को। कॉम्पेंसेशन कमेटी फॉर्मुलेट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर स्कीम एंड they frame suitable policies, ensure that no violation of security law. तो compensation committee का काम क्या है? सिक्योरिटीज लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए, बराबर। स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करो, स्कीम को एडमिनिस्टर करो, और उसके अलावा क्या करना है वहां पे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन अमेंड and modify terms and condition, amend and modify terms and condition। तो terms and condition को administer करो, terms and condition decide करो, उसको amend या modified करो, and last one securities law को breach नहीं होना चाहिए। सर ये स्कीम वाइंड अप कैसे करेंगे? सिंपल है, वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय कंपनी थ्रू द ट्रस्ट, the excess money remaining with the trust after setting the obligation shall be utilized for repayment of loan। जैसे ये लोन या कर्जा चुका देंगे, स्कीम वाइंड अप हो जाएगा, टाटा बाय बाय, खत्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन। ट्रांसफर करना, लोन देना, हाइपोथिकेट करना, ये अलाउड है क्या? नहीं अलाउड। तो SAR, दिस इज अ राइट जो एम्प्लॉइज को दिया है, यहाँ पे आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, नाउ उसके अलावा इसको गिरवी भी नहीं रख सकते या इसके अगेंस्ट कर्जा भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एम्प्लॉय की डेथ हुई तो उसका जो लीगल हेयर है उसको ये स्कीम ट्रांसफर करेंगे, उसका लीगल हेयर अप्लाई कर सकता है। परमानेंट इनकैपेसिटी, अभी हम जिंदा है, इनकैपेसिटी हुआ तो भी क्या, हमको ऑप्शन चाहिए, तो आपको ऑप्शन मिलेगा। रेजिग्नेशन, निकल पहली फुर्सत से, रेजिग्नेशन दिया हुआ है, तूने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो कंपनी का नहीं रहा, तो कंपनी तेरे को शेयर क्यों देगी, अपना क्यों बनाएगी? पहली फुर्सत से निकलो ना। अब ये सारे स्कीम के क्या लिखे हुए हैं, तो ये सारे स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन आपने लिखे हुए हैं। ओके, इस सेकंड दिस इज द लास्ट पार्ट, ध्यान से देखो। प्राइस अपन ने ऊपर ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, बहुत डिटेल में देखो, ध्यान से देखो। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, दे आर फ्री टू डिसाइड द प्राइस। इसका चार्ट बनाओ रे, काम खत्म करो, एक ही बार काम करो, परफेक्ट काम करो। प्राइस इसकी लिखा हुआ है ना नोट्स में, क्या बात कर रहे, सवाल ही नहीं। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, सोच के चॅलेंज कर। माझ्याशी नाही, मी ऋषीचं नाव नको करूया, काय तिला पण काय फायदा नाही, ऋषीला काही पण कर, तिला लगेच जडायला। हो का? प्राइसिंग, क्या ये अपने अपने टर्म्स के प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? यस। इनका पीरियड कितना होना चाहिए? 1 ईयर पीरियड होना चाहिए। देन उसके अलावा ये ऑप्शन किसको देंगे? एम्प्लॉइज को देंगे।
स्टॉक ऑप्शन प्लान इन द लीव ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अनदर कंपनी, मर्ज अगर स्कीम हो गई तो ये मर्जिंग वाले एम्प्लॉयज को भी देना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं, डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, तो इसका ध्यान से देखो। प्राइस फ्रीली डिसाइड कर सकते, पीरियड 1 ईयर का है, लॉक इन पीरियड फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं, देन उसके अलावा डिविडेंड एंड ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। रहेगा क्या याद? पक्का? दिखाओ नोटबुक में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना? आप में आ रहा है ना? अब जिनके पास नहीं है वो फोन करके बोल, ए जेरोक्स देना, ए जेरोक्स देना, उधार की जिंदगी। किती दिवस असेल दुसऱ्याच्या जीवावर उड्या मारणं? एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम। नाउ एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम, अंडर दैट प्राइस फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं। ओके, लॉक इन पीरियड, इनका लॉक इन पीरियड है मिनिमम 1 ईयर, वहां पे फ्रीली था, यहाँ 1 ईयर। देन मर्ज हुआ तो ये मर्ज हो सकता है, इनका वेस्टिंग पीरियड भी कितना है, 1 ईयर। वोटिंग राइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट ऑफ शेयर होल्डर एप्रिसिएशन राइट, शेयर होल्डर एप्रिसिएशन राइट हमने सिर्फ आपको राइट दिया है, हम आपको शेयर भी नहीं दे रहे। जैसे जैसे शेयर का प्राइस चढ़ेगा वैसे वैसे अपन आपको कैश में पैसे देते जाएंगे। सो एम्प्लॉय डू नॉट रिसीव द डिविडेंड नॉर हैव द वोट। Then employee general benefit. Now employee general benefit, share listed on stock exchange not exceed the 10% of the market value of the total asset. ये ऐसे जो आप ESOP वाले शेयर इशू कर रहे हैं ना, कितना इशू कर सकते हैं, 10% इशू कर सकते हैं आपके टोटल एसेट के, उसके ऊपर नहीं। एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके लिए भी वही लिमिट है, कितना, 10%। नाउ प्रोसीजर, प्रोसीजर ये एक बार अच्छे से देख लो। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बनाना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग के बाद कॉम्पेंसेशन कमेटी, कॉन्सेंट्रेशन कमेटी का काम क्या है, 4 स्कीम को एडमिनिस्टर करो, एडमिनिस्टर करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करो, रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंड करो, एंड लास्ट वन क्या, सिक्योरिटीज लॉ अप्लाई किया है कि नहीं चेक करो, नो ब्रीच ऑफ द सिक्योरिटी लॉ। कॉम्पेंसेशन कमेटी क्या करेगी, ESOP की स्कीम ड्राफ्ट करेगी और बोर्ड में प्रेजेंट करेगी, बोर्ड इसको अप्रूव करेगा, फिर अप्रूव करने के बाद अपन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन आया तो MGT 14 ये अपन ROC पे फाइल करेंगे, फिर स्टॉक एक्सचेंज के लिए लिस्टिंग का अप्रूवल लाएंगे, फिर 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है, एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, PAS 3 में शेयर अलॉट होंगे, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर रजिस्टर मेंटेन करेंगे किसको किसको शेयर दिया है, सर्टिफिकेट इशू करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। ओके डन। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इसमें आ चुका है अमेंडमेंट, आइए मॉड्यूल पे। ये वाला देखो, कंपनीज कवर्ड, ये अमेंडमेंट लाया उन्होंने। अपन ने वहां देखा 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और उसके अलावा लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, ये स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते। तो ESOP कौन कौन दे सकता है, ESOP डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट, क्या, अ प्रोविजन रिलेटेड टू द कंपनी हुज शेयर आर
लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहे किसको, सब्सक्राइबिंग परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, satisfying on a certain condition or scheme set up by another group or under the guarantee or as per the control or manage। तो ये आपका कंपनीज कवर्ड वाला पॉइंट है, इसको एक एडिशन करो इंपॉर्टेंट वाले में। नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल भी सेम है। ये आया है इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 274, पॉइंट नंबर 11, जरा ध्यान से देखो। ओके, क्या एक ट्रस्ट अलग अलग स्कीम चला सकती है क्या? यस, एक ट्रस्ट अलग अलग स्कीम चला सकती है, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी चला सकती है, एम्प्लॉय परचेज भी चला सकती है, जनरल बेनिफिट भी चला सकती है, रखा है तो मल्टीपल स्कीम चला सकती है, बट उसकी लिमिट होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर, एक 2 सेकंड के लिए रुको। Total number of share under the secondary acquisition by trust not exceed the below for the end of the financial year। ये लिमिट किसके दी हुई है? End of the financial year। The scheme enumerated under part A, B and C not more than 5%, scheme enumerated under part D and E 2% and aggregate 5%। अब ध्यान से देखो, या इनका मतलब क्या है? 3 साल का स्कीम होता है ना, एक साल में कभी भी आप 2% से ज्यादा के ESOP ऑप्शन इशू नहीं कर सकते। अब पहले साल मैंने 2% करे, दूसरे साल 2% करे क्योंकि 2% के ऊपर नहीं जा सकता है, तीसरे साल 2% कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ओवरऑल लिमिट 5 है, तो तीसरे साल कितना करना पड़ेगा? 1%। तो एक साल की लिमिट 2%, ओवरऑल 5%, एक ही साल में 5% अलाउ है नहीं, एक साल की लिमिट 2% है, समझे क्या? यस। चलो, ये कवर्ड है अपना, बाकी सारी चीजें कुछ बाकी नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन डन। कुठे चला, थांबा जरा। नहीं जरूर, क्वेश्चन आंसर वाले पे पार्ट पे आओ। Chapter number 9, share based employee benefit. Explain the provision of Company Act 2013, share issue under the employee stock option। तो पूरी रामायण लिखी है इन्होंने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की पहले डेफिनेशन ली है। इट्स अ ऑप्शन गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय राइट टू परचेज सब्सक्राइब फ्यूचर डेट ऑफ अ कंपनी एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। नाउ कौन कर रहा है ये लिखा, उसके साथ उन्होंने लिखा किसको? परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर, एम्प्लॉय एंड सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। कौन नहीं ये भी लिखा, एम्प्लॉय कम प्रमोटर एंड डायरेक्टर होल्डिंग मोर देन 10%। बस, तो उन्होंने प्रोविजन बोले, वो प्रोविजन अपन सारे लिखे, कौन इशू कर रहे हैं, किसको इशू कर रहे हैं, कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं। देन उसके अलावा द डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये घर पे आराम से पढ़ लेना। इसमें अपन डायरेक्टर्स में रिपोर्ट देते बाबा, किनको किनको ऑप्शन दिए, प्राइस कैसे निकाले, ऑप्शन का पीरियड कितना है, एक्साइज का पीरियड कितना है, टोटल शेयर कितने हैं, लैप्स कितने हैं, कितने पैसे आए, कितने आने वाले हैं, ये सारी रिपोर्ट कहाँ पे लिखी होती है? डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा होता है। देन ये भी लिखा है अपन ने शायद नोट्स में कि असाइनमेंट शीट में कवर है शायद, मैंने बोला ना, एक तो नोट्स में कवर होगा या असाइनमेंट शीट में कवर होगा, बहुत रेयरली होगा कि एक हाथ पॉइंट ऐसे छूट जाएगा ना। उन्होंने बोला स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम क्या है, तो इसको समझाना बहुत जरूरी है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने बोला नीचे 5 आपके स्कीम है, उसकी एक वर्किंग नोट बना के रखो, इसका प्राइस क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, लॉक इन क्या होगा, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वर्किंग नोट बना के रखो। Stock appreciation right are the additional compensation given to the employee
based on increase in the price of the company stock over the predetermined period of a time. Employee benefit when the stock price rises are unaffected, the stock price will decline. Improve upon the stock concept since no requirement of the employee. तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उनको अपन पेमेंट करते जाएंगे. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि कैसे पेमेंट करेंगे ना ऑल. ओके, नाउ उन्होंने पूछा है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. तो दो डायरेक्ट रूट है और इनडायरेक्ट रूट है. ट्रस्ट वो एक्सप्लेन करो, खत्म है. देन सर मैं चार्ट फॉर्मेट करूं? कौन सा, नहीं आप रिटेल में चार्ट फॉर्मेट में बताओ. एम्प्लॉय कौन से एलिजिबल है वो लिख सकते हो. स्टेटमेंट की जरूरत है. अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके, ये सब आपके असाइनमेंट शीट में कवर्ड है. ओके, a company implementing share based payment must follow the requirement of a guidance note of an employee and accounting standard issued by ICAI for the time to time. Now do not prescribe accounting treatment or any other scheme covered under shall be comply. तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो. Write a short note on employee stock option scheme. ठीक है, रेगुलर वाले एमसीक्यू है, बीसी एमसीक्यू, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे वैल्यू एडिशन वाले एमसीक्यू है. क्वेश्चंस व्हाटएवर. तो ये 20 क्वेश्चन, वो वहाँ के 13 क्वेश्चन, ये दोनों आज के आज खत्म करो विथ मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट के भी 120 में से तो 30-35 तो आपके वैसे भी बने हैं. आप जितना सोच रहे हो उतना टाइम नहीं लगेगा, आराम से आपका अच्छे से हो जाएगा. ओके, चलो सी यू टुमारो, बाय बाय. हो गए ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में.